बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि आज हमें CBT जो कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है जो कि टीवेट डिपार्टमेंट या नेवटेक वाले जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जब कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके फाइनल असेसमेंट, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हमने देनी है कि उसको परफॉर्म किस तरह करना है, असेसमेंट परफॉर्म किस तरह करनी है। एज अ असेसर हमसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमने असेसमेंट गाइड जो है उसको किस तरह रीड आउट करना है और उसको फिल किस तरह करना है। ठीक है, तो राइज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की टीम जो है, जो असेसर्स की टीम है, हमारे पास जो असेसर्स पूल है, उनको हम दोबारा एक रिवाइज़ करवा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक रिवीजन हो रही है कि हाउ टू रीड असेसमेंट गाइड एंड हाउ टू फिल इट। ठीक है, तो जैसा कि आज एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक टास्क लिया, वो है कुकिंग का, और प्रिपेयर एंड कुक वेजिटेबल्स, ये हमारे पास टास्क है। इसकी एग्जांपल्स को हम कोड करेंगे। ठीक है, और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि कम्पिटेंसी है बेस्ड ट्रेनिंग है क्या, व्हाट इज़ CBT। कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इज़ बेसिकली जो हमने अडॉप्ट की, ये यूरोप से अडॉप्ट किया हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, कि इसमें बेसिकली ये हमने KSA मॉडल को फॉलो करना होता है। KSA मॉडल, जिसमें K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल एंड A फॉर एटीट्यूड। मतलब ये तीन चीज़ें अगर किसी बंदे में होंगी या किसी बच्चे में होंगी तो वो कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाएगा। पहले नंबर पे हमने नॉलेज का जिक्र किया, मतलब जो टास्क वो परफॉर्म कर रहा है उससे रेलेवेंट बेसिक नॉलेज आया कि उसके पास है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है, अच्छा नॉलेज जो पहला हमने डिस्कस किया, नॉलेज को चेक कैसे करना है, वो वाइवा के थ्रू हो सकता है। आपने क्वेश्चनिंग करनी है, इंटरव्यू टाइप। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि इसके पास रेलेवेंट नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, सेकंड है स्किल। जो स्किल है वो स्किल का जो आप असेसमेंट करोगे उसका एक ही तरीका है कि आप परफॉर्मेंस देखोगे बच्चे की। ठीक है, ये असेसमेंट गाइड भी इन तीन चीज़ों पे बेस कर रही है, ये ज़हन में रखें, इसीलिए इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, KSA मॉडल, पहले नंबर पे आपने क्या चेक करना है, नॉलेज चेक करना है। नॉलेज बेस कर रहा होगा, आप चेक किस तरह करोगे, आप उससे इंटरव्यू लोगे, कोई क्वेश्चंस करोगे। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ही क्वेश्चन हो सकते हैं या आफ्टर परफॉर्मेंस हो सकते हैं। आप टेबल पे बिठा के आप उनसे गपशप कर लें। ठीक है, उस दौरान आपने, और ये आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना है, कोई ऐसा प्रेशराइज एनवायरनमेंट नहीं बनाना है, कोई प्रेशर कुकर नहीं बनाना आपने उसको। ठीक है, तो नॉलेज आप असेस कर सकते हो इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने उस बच्चे से पूछा वो एविडेंस गाइड में स्पेस दी होती है, वो आपने उसमें लिखना भी है कि आपने नॉलेज चेक करते हुए, ये हम पेज वाइज इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लिखना है आपने कि मैंने ये क्वेश्चन किया था और बच्चे ने ये आंसर दिया, इस वजह से मैंने इसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया इसमें। ठीक है, अगर वो गलत आंसर देता है तो वो आंसर भी आपने उसमें डिस्कस कर सकते हो कि आंसर ये था, इसने आंसर ये दिया, इसलिए इसको मार्क्स इसके नहीं मिले। ठीक है, उसकी वजह क्या होगी। कल को आप नॉट गेट कॉम्पिटेंट करते हो तो बच्चे के पास चांस होता है कि वो अपील कर सके विद इन 15 डेज आपके उस डिसीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, जब वो बच्चा अगेंस्ट में जाएगा तो आपकी एविडेंस गाइड जो है उस बच्चे की, वो सबसे बड़ा सबूत होगा कि आपने जो असेसमेंट की है वो ठीक की है कि नहीं की। ठीक है, आपने 100% आपने कोशिश की है कि आपने सही असेसमेंट की है, लेकिन एविडेंस गाइड में आपने वाइवा के क्वेश्चन नहीं लिखे, उसका आंसर नहीं लिखा, अपने रिमार्क्स नहीं लिखे, तो उसकी वजह से वो बच्चा अपनी अपील में कामयाब हो जाएगा और आपको गलत डिक्लेयर किया जाएगा कि आपने यहाँ पे एविडेंस नहीं दिया। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपने एक्टिविटी करनी है उसको एविडेंस गाइड में आपने नोट डाउन करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, नॉलेज की बात हो गई, नॉलेज की समझ आ गई कि नॉलेज को असेस किस तरह करना है। कोई है क्वेश्चन तो वो पूछ लें आप। ठीक है,
अच्छा, जब नॉलेज का आपको समझ आ गई कि इस बच्चे के पास नॉलेज है। अच्छा, दूसरा है उसी में कैसे मॉडल में स्किल को चेक करने के लिए एविडेंस गाइड में जो यहाँ पे दिया जाता है, वो स्किल को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस या टास्क दिया जाएगा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो टास्क हर एविडेंस गाइड में लिखा होता है। जिस तरह इसमें एक्टिविटी एक लिखी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1 वो है जी कंप्लीट प्रैक्टिकल टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग वेजिटेबल्स अंडर ऑब्जर्वेशन बाय एन असेसर। करना क्या है, चूंकि वेजिटेबल्स को कुक करने का टास्क है, तो क्या होगा कि आप सिर्फ क्वेश्चनिंग पे रिलाई नहीं करोगे, कि क्वेश्चनिंग से तो आप सिर्फ क्या करते हो, नॉलेज चेक कर सकते हो ना, ठीक है। स्किल आप चेक तब करोगे, आप उसको कहोगे कि ये आपने फलां वेजिटेबल है, ठीक है, उसको कुक करना है और उसका सालन तैयार करके वो आपके सामने जब रख देगा या रख देगी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट का जो भी वो असेसमेंट आप चेक करना चाह रहे हो, मतलब वो टेस्ट आप चेक करोगे या वो सही तरीके से नरम हुआ है वो चेक करोगे, ठीक है। जो क्राइटेरिया होता है वो आप चेक करने के बाद अगर उसने पूरे परफॉर्मेंस में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आपने एक सबसे बड़ी चीज़ जो है जो आपने चेक करनी है वो सेफ्टी रूल्स हैं, ठीक है, कि क्या कुकिंग के दौरान उसने ये जो सर्फ को डांपने के लिए जो कवर होता है, ठीक है, कैप होती है, वो पहनी थी कि नहीं पहनी थी। दूसरे नंबर पे ग्लव्स पहने थे कि नहीं पहने थे, क्योंकि ये हाइजीन्स में होता है शुमार। हाइजीन और सेहत के हवाले से जितने भी अभी स्पेशली कोरोना के वजह से और भी मास्क का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को आपने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस चेक करते जाना है कि ये इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम CBT का जो फाइनल है पॉइंट KSA मॉडल का, वो है एटीट्यूड, ठीक है। बच्चा मतलब बहुत एफिशिएंट है, वर्किंग भी ठीक करता है, लेकिन बिहेव ठीक नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो बिहेव जो कि आपसे रिलेटेड होता है कि वो आपके साथ मतलब किस तरह का बिहेव कर रहा है, आपने उसको इतना वो नहीं रखना ज़हन में। ये है एटीट्यूड कौन सा, कि क्या टेक्निकल उसका एटीट्यूड ठीक है टूल्स को यूज़ करने के हवाले से, ठीक है। इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग या टूल्स का यूसेज, ठीक है। क्या इफेक्टिव यूज़ करता है टूल्स का कि नहीं, या मिस यूज़ तो नहीं कर रहा। जिस तरह मैं मिसाल दूंगा कि अक्सर हमारे जो वो होते हैं टेक्नीशियन, चीज़ल नहीं होती तो वो ना पेचकस जो होता है, हाँ, ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उसी को चीज़ल की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि मिस यूज़ है टूल्स का। ये एटीट्यूड उसका ठीक नहीं है, ठीक है, समझ आई। तो इसी तरह मतलब जो एग्जैक्ट यूज़ है किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो उस जगह पे इस्तेमाल किया जाए, समझ आई ना। तो आपने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ये चेक करना है कि आया कि ये यूजेज ठीक कर रहा है, ये एटीट्यूड में आपने कंसीडर करना है उसको। दूसरा ये है कि बिहेव भी अच्छा ही होना चाहिए, बिहेव अच्छा होगा तो अभी ये ट्रेनिंग है ना चूंकि इसके बाद इसने मार्केट में जाना है, और मार्केट की डिमांड जो है वो खुश इखलाक बंदा है, ठीक है। जिसका जितना बिहेव अच्छा होगा उतनी ही उसके प्रोडक्ट की भी और उसकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी और उसके सेल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उसमें नोट करनी है कि ऐसे मॉडल कवर हो गया। कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे मॉडल को आपने जेहन में रखना है और इन्होंने भी जेहन में रखते हुए ही इसको डिज़ाइन दिया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं एविडेंस गाइड का पेज नंबर 1, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ असेसर। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें इसका नाम लिखा हुआ है टास्क का, कि क्या टास्क है। असेसमेंट गाइड का इस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन कौन सी होगी, ट्रेड मतलब कौन सा होगा, वो क्वालिफिकेशन है कुक, ठीक है। उसका फिर आगे कोड है, अच्छा लेवल 2 है इसका, क्राइटेरिया इसके 6 हैं, वेरिएंट इसका 1 है, ठीक है। अच्छा कंटेंट है जी, इससे नीचे लिखा हुआ कि इस एविडेंस गाइड में कंटेंट कौन कौन सा है। इसके पेज अगर आप इसके 4 पेजेस हैं, इसके साथ अटैच हुए हैं। हर पेज के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, जिस तरह लिखा हुआ है जी, पहले पेज में है
असेसमेंट समरी एंड रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा कैंडिडेट असेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी असेसर जजमेंट गाइड आ जाएगी, और उसके बाद लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स हैं, ठीक है। ये इसका कंटेंट है। लेकिन सबसे पहला पेज जो है आपने फिल किस तरह करना है, इसका अभी नीचे जाते हैं तो असेसर एंड असेसमेंट एंड असेसर डिटेल है, ठीक है। इसके सामने आपको नजर आ रहा है जी कंपिटेंट है कि नॉट येट कंपिटेंट है। ये आपके रिमार्क्स होंगे, आपने शुरू में इसको फिल नहीं करना, आपने इसको एंड पे, सबसे एंड पे इस बॉक्स को फिल करना है। जब आप पूरा आप असेसमेंट कर लोगे कि ऐसे मॉडल को आप ज़हन में रखते हुए उसकी पूरी असेसमेंट करने के बाद आप फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच जाओगे कि इस बच्चे को मुझे कंपिटेंट डिक्लेयर करना है कि नॉट येट कंपिटेंट करना है। फिर जो रेलेवेंट बॉक्स है, अगर कंपिटेंट है तो कंपिटेंट के सामने जो बॉक्स है उसमें आपने टिक लगा देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी असेसमेंट हो रही है कि रीअसेसमेंट हो रही है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सीबीटी में क्या होता है कि एक शेफ का एक वो उसने कोर्स लिया हुआ था स्टूडेंट ने, जिसमें सपोज 5 मॉड्यूल हैं, मतलब 5 चैप्टर हैं, जिसको भी हम अपनी ज़ुबान में अगर बोलें तो 5 चैप्टर्स में से 5 मॉड्यूल्स में से बच्चा जो है वो 4 में कंपिटेंट डिक्लेयर हो जाता है और 5th में नॉट येट कंपिटेंट डिक्लेयर होता है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो असेसमेंट होती है ना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है कि ड्यूरिंग सेशन जो असेसमेंट होती है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, या जिसको हम इंटरनल वो सेशनल जिस तरह वो असेसमेंट करके मार्क्स ऐड करते हैं। तो इसमें जो अगर वो बच्चा किसी एक में क्या हुआ, नॉट येट कंपिटेंट हुआ, तो आपने क्या करना है, उसके सामने लिखना वो दोबारा अगर उसी मॉड्यूल का पेपर देने आया है जिसमें फेल हुआ था ना, जिसमें नॉट येट कंपिटेंट हुआ, दोबारा आया तो आपने रीअसेसमेंट में टिक करना है। अगर पहली दफा आया है तो फिर आपने क्या करना है, असेसमेंट में करना है। एज अ फाइनल असेसमेंट भी ये होता है कि पहले इसकी असेसमेंट हुई थी इसी बच्चे की पिछले बैच के साथ, लेकिन उस वक्त नॉट येट कंपिटेंट हुआ, अब दोबारा रीअपीयर हुआ है, तो अब आपने उसकी जगह पे रीअसेसमेंट लिखना है, रीअसेसमेंट में आपने टिक करना है। सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी असेसर नेम है, नेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें असेसर्स नेम आ गया, अपना नेम आपने लिख देना है। असेसर्स कोड जो नेवटेक की तरफ से असेसर्स को कोड इशू हुआ वो आपने इसमें डालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असेसर सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर भी यहाँ पे करने हैं और आगे डेट लिख देनी है जिस डेट पे आप असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कैंडिडेट डिटेल। ये ऊपर वाली डिटेल थी असेसमेंट की डिटेल कि आपका रिजल्ट क्या बनाना है आपने, और दूसरा अपनी डिटेल आपकी। अभी क्या है, वो कैंडिडेट जिसकी असेसमेंट आप करने जा रहे हो ये उसकी डिटेल है, और हर स्टूडेंट का ये अलग-अलग फिल होगा। ये आपने क्या करना है, ये सबसे पहले जाते टास्क ये परफॉर्म करना है, पहले पेज को फिल करवाना है, ठीक है। ये ना हो कि वो अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, और वो किसी ने फिल नहीं किया हुआ और आगे आप जो है ना असेसमेंट में आगे प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। फिर कल ये होगा ना फाइनल जब आप वाइंड अप कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आपको होगी एज असेसर। तो ये जो है ना कैंडिडेट नेम, ये उससे फिल करवा लें, कैंडिडेट से आप ऊपर खड़े होकर उसको गाइडलाइन दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके फादर का नाम लिखना है और ये कोशिश करें कि ये सारे कैपिटल में ही लिखवाएं, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर राइज कॉलेज का स्टूडेंट है, राइज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या RCMT, आगे डिस्ट्रिक्ट गिलगित आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, CNSE या फॉर्म पे CNSE नंबर लिख देना है इसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाय असेसमेंट बॉडी, ठीक है। तो वो जो असेसमेंट के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, वो नंबर भी या तो इदारे ने बच्चे को दिया होगा या आपके पास भी लिस्ट होगी तो उससे आप उसको दे दें, ठीक है, वो लिख लेगा। मेल है जी, इसके बाद जेंडर आपने उसमें वो टिक करवा देना है। उसके बाद कैंडिडेट कंसेंट। कैंडिडेट कंसेंट क्या है, जो कि क्या ये सबसे पहला मतलब देखें ये यूरोप में तो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट की भी कोई मजबूरी हो सकती है, मतलब असेसमेंट आपने रख ली, हो सकता है उसकी कोई ऐसी मजबूरी है, वो बीमार है,
ठीक है, वो रेडी नहीं है इस असेसमेंट के लिए, तो आप मजबूर नहीं कर सकते उसको असेसमेंट। इसीलिए जाते ही आपको क्या करना होता है, एक दिन पहले, इसका असर रूल ये होता है 1 डे बिफोर असेसमेंट आपने जाके उसी इदारे में अपने जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मीटिंग करनी होती है, ठीक है। और उस मीटिंग में आपने क्या कहना होता है, उनसे आपने कंसेंट ये लेना होता है कि आप रेडी हैं सारे इस असेसमेंट के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी असेसमेंट होगी। और अच्छा, उसका भी तरीक़ाकार क्या है, उसके तरीक़ाकार में ये होता है कि आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स में जाना है, मतलब उसका अभी मेथड बता रहा हूँ कि आपने असेसमेंट स्टार्ट कैसे करनी है। ये तो था ना फिलिंग वाला, ठीक है। आपने स्टार्ट किस तरह करनी है, आपने सबको बिठाया होना है, आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं। अब ग्रीटिंग्स जो कि ज़ाहिर इस्लाम भी हमें सिखाता है, अच्छे तरीके से मतलब आप उनके साथ मिलें, पहली दफ़ा आप जा रहे हैं, आप उनसे सलाम करें, ठीक है। उसके बाद उनका हाल चाल पूछें, मतलब अगर मैं आपके पास आऊँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, ठीक है आप, ठीक है। उसके बाद आपने उनको कहना है जी जैसा कि आपको पता है कि ये असेसमेंट आपकी हो रही है, ठीक है, फ़लाँ ट्रेड की, शेफ़ का है, लेवल 2 है, तो आप सारे एग्री हो, आप सारे रेडी हो इस असेसमेंट के लिए मेंटली, ठीक है। अगर कोई बच्चा रेडी नहीं है तो उसको छूट है इसमें, वो आप बाउंड नहीं उसको कर सकते हो कि आज ही असेसमेंट दे, ठीक है। सीबीटी में ये रिलैक्सेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। आप उसको वो कह देगा जी मैं रेडी नहीं हूँ, तो आप वो असेसमेंट में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये असल रूल ये है कि आप उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, वो 15 दिन बाद, महीने बाद कहता है मैं 1 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो असल जो पाथ है वो ये है कि इदारा बाउंड है कि उसका चलो महीने बाद या उसको रीशेड्यूल किया जाएगा उसके टेस्ट को, उस एक बच्चे के टेस्ट को, ठीक है। बहरहाल ये कॉन्सेंट इसीलिए लिया जाता है कि कल को बच्चा कहता है जी मेरा तो ये मसला हो गया था, हाँ जिस दिन टेस्ट हो रहा था मैं तो मेंटली यहाँ पे हाजिर ही नहीं था, उधर हॉस्पिटल में हमारा कोई मरीज था, वो बड़ी सीरियस कंडीशन में था, तो मैं तो मेंटली उधर था, ठीक है। तो लिहाजा आपने इसी के ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बाकायदा कॉन्सेंट लिया जाता है कि आई एग्री, बच्चा कहता है कि मैं इसके लिए एग्री हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसके सिग्नेचर भी ले लेने हैं, ठीक है जी। ये जब सिग्नेचर देगा तो इससे इसका पता चल गया जी ये एग्री है, रेडी है, ठीक है। कल को कोई और इशू नहीं बनेगा ना, रिजल्ट आप नॉट येट कॉम्पिटेंट किया, ठीक है जी हमारे साथ तो मसाइल थे बहुत सारे, तो भाई इन्होंने ज़बरदस्ती बिठाया, तो मतलब यही होगा फिर रिजल्ट, हाँ ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बॉक्स है इसमें है जी असेसमेंट रिजल्ट समरी, ठीक है, फॉर्म है, असेसमेंट रिजल्ट समरी फॉर्म आपने वो करना है। यू कैन यूज दिस कवर शीट एज अ असेसमेंट रिजल्ट समरी फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए बहरहाल वो एक फॉर्म अलग, अगर कोई समरी अगर आपको बनानी पड़ती है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा फॉर्म आप यूज़ करोगे, बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है नीचे वाला बॉक्स है ये NAFTTC ऑफिस, ठीक है, वो उनके यूज़ के लिए है, वो इसमें आपने फिल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, जो ग्रीटिंग्स के बाद आपने इंट्रोडक्शन करवाया ये भी आपने ज़हन में रखना है। जो असल इसका मेथडोलॉजी है, आपने कहना है जी मैं एज अ असेसर आया हूँ आपके पास, ठीक है, तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में बैठे हुए हैं, आप रेडी हैं। दूसरे नंबर पे आपने तारुफ करवाना है, नेवटेक के साथ नुमाइंदा होगा आपके साथ, ठीक है, एज अ कन्वीनियर, ठीक है। तो आपने उसका तारुफ करवाना है जी ये मिस्टर अब्दुल्ला या जो भी उसका नाम होगा, तो उनका तारुफ करवाना है, ये मिस्टर अब्दुल्ला साहब हैं, ये नेवटेक की तरफ से कन्वीनियर हैं, ठीक है। तो ये भी इस असेसमेंट के दौरान हमारे साथ मौजूद होंगे, ठीक है। ये वैसे भी रूल होता है कि जितने भी आपके साथ टीम मेंबर्स में गए हुए हैं उन सब का तारुफ करवाएं आप, अगर आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि असेसर 2 हैं तो दूसरे का भी तारुफ करवाएं, ठीक है। मैं और मिस्टर अली जो हैं, ठीक है, ये असेसमेंट करेंगे आपकी, सही है। और इसमें मिस्टर अब्दुल्ला जो हैं वो हमारे साथ नेवटेक की तरफ से कन्वीनियर हैं, ठीक है। ये इसका वो तरीक़ेकार है। अच्छा, ये पहला पेज जो है ना आपका कवर हो गया, ये ज़रूरी इसलिए था जब तक ये कवर नहीं होगा अगले असेसमेंट का मामला जो है आप स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, जिस तरह कंटेंट में हमने पढ़ा था कि असेसमेंट समरी एंड रिकॉर्ड, इसको अगर आप पढ़ लें तो असेसमेंट समरी एंड रिकॉर्ड
इसमें एक्टिविटी है जी पहले बॉक्स में, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें पहले बॉक्स में है एक्टिविटी, दूसरे में है ऊपर अगर टेबल के टॉप पे देखें आप, दूसरे में है मेथडोलॉजी है या मेथड है इसका, और तीसरे में है डिजायर्ड आउटकम्स, और एंड पे है फोर्थ पे रिजल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, एक्टिविटी में अगर देखा जाए, नेचर ऑफ एक्टिविटी है जी, कोई भी एक्टिविटी जो आपने एविडेंस के तौर पे लेनी है या चेक करनी है, जिसके हिसाब से आपने कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करना है या नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करना है, ठीक है, उसको अगर नीचे आप पहला इसका पॉइंट देखो तो प्रैक्टिकल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो प्रैक्टिकल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन को अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट परफॉर्मेंस से ही पता चलता है, ऐसा ही है ना। इसका आप पोर्टफोलियो नहीं लेते हो, इसका मतलब आपने कहा जी मतलब प्रैक्टिकल, इधर वो कहता है जी प्रैक्टिकल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, आप कहते हो जी वो कढ़ाई घर से बना के ले आया था, अच्छी बनी थी वैसे, हाँ खाने में बहुत अच्छी होगी ना, वो घर से बना के ले आया, तो उसकी बेस पे असेसमेंट नहीं हो सकती है प्रैक्टिकल की। आप अपनी आंखों के सामने परफॉर्म करवाओगे, हो सकता है वो किसी मतलब बाजार से किसी से अच्छी कढ़ाई बनाने वाले से, वो फज्जे से या उससे वो बना के ले आया, मतलब जिसकी मशहूर थी, हाँ, तो आप उसकी बेस पे तो नंबर नहीं दे सकते, सही है। इसी तरह प्रैक्टिकल स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन के सामने आप देखो, अगर मेथड में लिखा हुआ तो रिटर्न से क्या आप ये ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। मतलब वो कहता है जी इसमें मैंने मिर्चें इतनी डाली, इसमें नमक इतना डाला, लिख के दे देता है, इतने मिनट पकाया और एंड पे जी बड़ा मज़ेदार वो जी चीज़ तैयार होगी। रिटर्न में तो इसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ओरल, जुबानी कलामी बताता है जी इसमें मैं ये करूँगा, फिर फलां स्टेप आएगा, फिर फलां आएगा जी, लो जी एंड पे जाके मज़ेदार जनाब डिश तैयार होगी। हाँ, ये भी एविडेंस नहीं है। इसका एविडेंस सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल का है जी, ऑब्जर्वेशन, फाइनल में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, उसके नीचे टिक लगा हुआ है। ये आपको बता रहा है कि ये इस चीज़ को आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही चेक करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडलाइन है, समझ आई ना। तो प्रैक्टिकल कि जो आपने एविडेंस लेना है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेना है। ठीक है, और अगर इसने वेजिटेबल को सही तरीके से प्रिपेयर कर लिया, आगे लिखा हुआ है ना डिजायर्ड आउटकम, देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर एंड कुक वेजिटेबल्स। क्या करना है, पहले उनको मतलब पीलिंग करेगा, फिर कटिंग करेगा, उसके बाद प्रिपेयर करेगा, तो उनको धोएगा, धोने के बाद वो क्या करेगा, उसको बकायदा कुक करेगा। ये सारे मराहल से गुजरने के बाद जब पका लेगा तो अब आपने रिजल्ट की तरफ जाना है, इस स्टेप के रिजल्ट की तरफ जाना है। देखें क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट या नॉट येट। आपने अगर वो उसमें कॉम्पिटेंट था तो कॉम्पिटेंट के ऊपर क्लिक करना है, अगर नॉट येट कॉम्पिटेंट था तो उसको नॉट येट के सामने, ठीक है, नॉट येट के सामने। उसके बाद है जी नॉलेज असेसमेंट, जो कि पहले कैसे मॉडल ही चल रहा है ये, जिसके ऊपर पहले डिस्कशन हुई है। अच्छा, नॉलेज असेसमेंट में आपने क्या क्या चीजें देख सकते हो। नॉलेज असेसमेंट के सामने देखो जी लिखा हुआ है रिटर्न के ऊपर टिक लगाया हुआ है कि आपने नॉलेज में रिटर्न भी लिखवा सकते हो, आप रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन 4-5 लिख के ले जो, उसकी कॉपियां करवा लो, तो आप वो रिटर्न में दे दो, बच्चे रिटर्न में आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज है, सीबीटी कहता है कि रिटर्न अगर कोई नहीं लिख सकता ना तो फिर ओरल पे चले जाओ। ये फ्लेक्सिबिलिटी है सीबीटी में, मतलब को पढ़ा लिखा ही नहीं है, क्या अनपढ़ शेफ नहीं बन सकते? बन सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको भी इन्होंने मतलब एंटरटेन किया हुआ है कि अगर कोई रिटर्न नहीं दे सकता तो वही सवाल आप उससे करो ओरल में और वो आपको आंसर दे दे, और वो जो सवाल आप कर रहे हो और जवाब वो दे रहा है वो लिख लो आप, वो आपकी एविडेंस गाइड बन जाएगी, एविडेंस बन जाएगा, एक सबूत बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप टेस्ट ले रहे हो किसी ऐसे एरिया के मेंबर से जो कि उर्दू या इंग्लिश ना समझता है और ना बोलता है, आपकी जुबान वो समझता भी नहीं है और ना ही बोल सकता है, फिर आपके लिए जरूरी है कि आप ट्रांसलेटर दो उसको। आई समझ? आप ट्रांसलेटर दो, वो बंदा पश्तो में ही सुनता है, पश्तो ही बोलता है, उर्दू और उससे वाकफ ही नहीं है इंग्लिश से, या शिना ही सुनता बोलता है। ठीक है, वो किसी और ज़ुबान से वाकफ ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, ट्रांसलेटर बिठाना है जो उसकी ज़ुबान को समझता है और इधर आपकी ज़ुबान को भी समझता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस सिस्टम में। हाँ,
कोई अंग्रेज भी आके CBT का टेस्ट लेगा तो वो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अगर इंग्लिश नहीं समझते तो वो ट्रांसलेटर बिठाएगा, वो क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाएगा, आप उसका आंसर अपनी ज़ुबान में दोगे, वो ट्रांसलेट करके उसको बताएगा, ठीक है। वो अगर एक्सेप्टेबल है आंसर तो वो आपको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करेगा। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा इसमें अगर उसने लिखा हुआ है जी डिजायर्ड आउटकम क्या है इसमें, अवेयर ऑल क्वेश्चंस योर असेसर मे हैव ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल असेसमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल असेसमेंट के दौरान उससे आप ये ले सकते हो, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वो कर रहा है ना, मतलब वो कटिंग कर रहा है जी ये इसकी सब्जी की, तो आप पूछ सकते हो ना ये सब्जी की कटिंग किस किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे इस सब्जी को पकाने में कितना टाइम लग सकता है, कुछ इस तरह के सवाल जो वाइवा के हैं वो आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए अलहदा बिठा के टेस्ट लो, ठीक है, समझाई। तो ये इसके लिए है आसानी दी है, जैसे इसमें आसान वाली यही होता है कि आप जाते ही परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दो और साथ साथ सवालों को ना वो करते रहो। मतलब आपने एक स्टूडेंट के पास जाना है, उसकी एविडेंस गाइड लेके उससे सवाल कर लेने हैं, हाँ वो आंसर देगा। अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करें, अगर नहीं कर रहा तो नॉट येट करेंगे। उसमें फिर उसके बाद इसकी एविडेंस गाइड इसके पास ही रखे या उसको उधर रख दें टेबल पे, दूसरे की एविडेंस गाइड लेके उसके पास चले जाएं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी एविडेंस गाइड भी फिल होती जाएगी और साथ साथ आप ये चीज़ें भी आपकी असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और एंड पे आ जी अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट में नीचे देखे पोर्टफोलियो के सामने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो ये होता है जिस तरह मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल को वो बनी हुई चीज़ से चेक नहीं कर सकते कि यह परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये ऊपर वाली चीज़ें भी चेक कर लें तो फिर वो अपने साथ कोई अगर कुकड या बनाई हुई चीज़ लेके आया हुआ है ना, वो कहता है कि मैंने ये अचार बनाया था जी नए तरीके से, मैंने ये जैम बनाया था, ठीक है, तो मैंने खुद बनाया था, नया है, यूनिक आइडिया है, मैंने अपने घर में ये जैम बनाया था, तो ये मैंने आपको चेक कराने के लिए लेके आया हूँ, वो पोर्टफोलियो एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। या सिलाई में होता है कोई मतलब सिलाई करने वाला है तो वो अपना कोई मतलब यूनिक तरीके से और से भी बनवा के तो भी लेके आ सकता है ना सर, इसके लिए लेकिन पोर्टफोलियो के ऊपर जी जी बिल्कुल, उसका फिर ये मैडम ने जो अभी पॉइंट हाईलाइट किया तो उसमें क्या है ना, बनाते हुए वीडियो वो उसका आप चेक कर सकते हो सर कि ये मैं ही बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है ना, ये रिटर्न हो सकता है, ओरली भी नहीं हो सकता है, अंडर ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें क्या है ना कि ऊपर वाले पॉइंट्स तो आपने चेक करने ही करने हैं, ये इजाफी अदर लिखा हुआ ना, अदर रिक्वायरमेंट अगर कोई ले आता है तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है कि लो जी मैंने इसके अलावा भी इतने काम किए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ अगर ना लेके आए नहीं ये मैंडेटरी नहीं है, ये इसको आपने उस तरह नहीं लेना। अगर वो नहीं लेके आया, मतलब अगर आपने कहा ही नहीं था कि कोई पोर्टफोलियो लेके आओ तो नहीं लेके आया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लेके आता तो प्लस पॉइंट है उसके लिए, प्लस पॉइंट है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ काम किया हुआ था, उसकी वीडियो लेके आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको मतलब खिलाने के लिए कोई चीज़ जरूर लेके आए तो फिर ही आपने नंबर देने हैं। वो ये वीडियोस भी अपनी हो सकता है, उसका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है कि उसने पहली एक्टिविटी 50 20 30 हर चीज़ को बनाते हुए उसने वीडियोस अपनी, उसको शौक होता है ना कि मैंने फलां चीज़ ये बनाई थी, मैंने ये बनाई थी, ठीक है ना। ये चीज़ें वो उसने अगर पोर्टफोलियो में रखी हुई हैं, अगर तस्वीरें रखी हुई हैं, वीडियोज़ रखी हुई हैं या वो बना के ले आता है, ये सारे पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हैं। सर इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह भी तो होते हैं ना पोर्टफोलियोज में? हाँ, पोर्टफोलियो में सर्टिफिकेट, ये भी मैडम ने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि सर्टिफिकेट उसके पास था सरीना का, नेवटेक का नहीं था। अभी वो नेवटेक का वो लेने आ रहे हैं या किसी और होटल का है, रिवेरिया का है, ठीक है। वहाँ पे उसको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि इसने 6 महीने साल यहाँ पे काम किया है, अच्छा मतलब अप्रिशिएट उसको किया हुआ है। वो सर्टिफिकेट भी पोर्टफोलियो में एक्सेप्टेबल है कि भाई इसने ये रीनाउंड ऑर्गेनाइजेशन से ये इतना काम किया है और वहाँ से अगर अप्रिसिएशन मिली है तो इसका मतलब है इसने कोई काम किया है तो अप्रिसिएशन हुई है, ठीक है। तो ये हाँ उसको मेंशन कर दें कि पोर्टफोलियो फला इदारे का इसने सर्टिफिकेट दिखाया, आप कोशिश करें उसकी कॉपी अटैच भी कर सकते हैं, कॉपी अटैच, ठीक है ना, उसकी कॉपी अटैच कर दें, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा जी पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 के ऊपर जो नेक्स्ट ब्रीफिंग है वो कैंडिडेट असेसमेंट है। इसके ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है कैंडिडेट असेसमेंट। तो कैंडिडेट असेसमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आपने कैंडिडेट को बतानी है। आपने कैंडिडेट को ये बतानी है। अगर कोई कैंडिडेट पढ़ नहीं सकता ना, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आपने एक दफ़ा उनको बता देना है कि बेटा जी आपका टास्क आज क्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ है गाइडेंस टू कैंडिडेट, क्या है, टू मीट दिस स्टैंडर्ड you are required to complete the following task within half hour time frame। इसमें क्या दिया उन्होंने, टाइम फ्रेम भी दे दिया। आधे घंटे के अंदर अंदर आपने बच्चों को बता भी देना है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, आधा घंटा है। तो आपने क्या टास्क कंप्लीट करना है, वो है जी प्रिपेयर टू कुक 250 ग्राम्स मिक्स्ड वेजिटेबल। आपने क्या करना है, 250 ग्राम मिक्स्ड वेजिटेबल, उसमें आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोटैटो, पीस एंड कैरेट्स, ठीक है। ये 3 किस्म की वेजिटेबल्स को आपने कट करके मिक्स करना है और कटिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये है प्रिपरेशन का। 2 फेजेस हैं इसके, एक प्रिपरेशन का फेज है और दूसरा है कुकिंग का। तो उसी 250 ग्राम को आपने कुक करना है मिक्स्ड वेजिटेबल को, जो कि ऊपर हमने बताए, ठीक है। इन्हीं को आपने पहले फेज में उनकी तैयारी करनी है। मतलब आप 2 ही इसके फेज समझने, एक प्रिपरेशन का फेज है, दूसरा कुकिंग का फेज है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स बच्चे ने किस तरह परफॉर्म करने हैं, वो स्टेप्स में एक्टिविटी में अगर नीचे अगर आप बॉक्स में देखें जो टेबल दिया गया है, क्या है जी, कंप्लीट प्रैक्टिकल टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग वेजिटेबल्स अंडर ऑब्जर्वेशन बाय एन असेसर। तो इसमें आपने क्या करना है, हर जो ऊपर टास्क दिया गया, 2 टास्क दिए गए ना, उसमें सब कंटेंट भी दिए गए हैं कि उस टास्क में, ऊपर वाले टास्क में आपने 3 चीजों को चेक करना है, वो नीचे दिए गई हैं। वो उसमें क्या क्या है, कलेक्ट फ्रेश रॉ मटेरियल, क्या करना है, वो खुद ही जो कैंडिडेट है या असेसी है, इसको बोलते हैं असेसी, ठीक है, जो कि असेसमेंट करवा रहा है। असेसी क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल उठाएगा, मतलब पोटैटोज पील्ड नहीं होंगे, हाँ, कैरेट्स पील्ड नहीं होंगी, अनपील्ड होंगी, वो क्या करेगा, पीलिंग करेगा। और पीलिंग टूल्स होते हैं स्पेसिफिक, समझाई, वो उनसे पीलिंग करेगा, सही है। ये उसका एटीट्यूड आ जाएगा, सही है। दूसरा एटीट्यूड क्या आ जाएगा कि पीलिंग करके एप्रन उसने पहना नहीं हुआ, कपड़े भी गंदे कर रहा है, पीलिंग भी कर रहा है और उधर से फर्श के ऊपर गिरा रहा है, नीचे कोई उसने बकेट नहीं रखी हुई या डस्टबिन नहीं रखी हुई, ठीक है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जाए, ठीक है। तो अगर नहीं रखा हुआ तो इसका मतलब एटीट्यूड उसका ठीक नहीं है, ये ध्यान में रखना आपने। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, दूसरा इसमें इसी टास्क के अंदर दूसरा पॉइंट आपने जो चेक करना है वो है जी कलेक्ट नाइव्स, पीलर, कटिंग बोर्ड्स। कटिंग के लिए एक बोर्ड होता है, पीलर लिया उसने, छुरियां जो रेलेवेंट यूज होनी है वो उसने उठाई वहां से, ठीक है। अच्छा, वो आपने चेक करना है। उसके बाद पैन, स्पून, ठीक है, वो जो स्पून इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्राइंग पैन भी यूज होगा, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें टूल्स जो यूज होने हैं, क्या वो वहां से उसने, जो कि आपने स्टोरेज बॉक्स बनाए होते हैं, वहां से उठा के लेके आया कि नहीं आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो मतलब चम्मच की जरूरत पड़ेगी, हाँ, ऊपर रखा हुआ है कुकिंग के लिए, लेकिन चम्मच अभी तक उठाई नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी फिर याद आएगा वहां से, अभी तो चम्मच उठाना है। लेकिन क्या होता है, असल एटीट्यूड ये है कि जो रेलेवेंट चीज़ें जो यूज़ होनी हैं, जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, वो पहले ही कलेक्ट करके रखे अपने साथ, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, थर्ड स्टेप आपने चेक करना है कि आया कि इसने पीलिंग अच्छे तरीके से की है और उसके बाद कटिंग अच्छे तरीके से की है कि नहीं की। पीलिंग का जो मेथड है, पीलर से जो पीलिंग होती है, ठीक है, उसके बाद उसको धोने के बाद उसने कटिंग जो की है, क्या वो बड़े बड़े पीस किए हैं कि रीज़नेबल कटिंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। सेकंड में भी उसने दिए हुए हैं पॉइंट्स, ये आपने चेक करने हैं जी। इसके ऊपर हम दे देंगे वीडियो के अंदर, ये पेज स्टेप वाइज हम दे देंगे, इस पेज के ऊपर स्टेप लिखे हुए हैं। इसी तरीके से जो स्टेप दिया हुआ है वो आपने चेक करना है, आया कि परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।
उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट कोई इसमें नहीं दिया हुआ। अवेयर आंसर एनी क्वेश्चन, यहां पे आप वाइवा के क्वेश्चन ले सकते हो और यहां पे नीचे आपने क्वेश्चन भी लिख लेने हैं और उसका आंसर भी लिख देना है कि इस बच्चे ने सेटिस्फाई आपको किया कि नहीं किया। ठीक है, पेज नंबर 3 है जी, असेसर जजमेंट गाइड है। और आप पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 में अगर आप देखते जाएं तो इसके ऊपर कैंडिडेट नेम हर पेज के ऊपर लिखना होता है, आपने लिखवाना होता है या कैंडिडेट से लिखवाएं। ठीक है, और उसके बाद उसके फादर का नेम भी लिखवाना होता है हर पेज के ऊपर, क्योंकि ये चूंकि आपस में इनको आपने स्टेपल किया होता है, अगर अलहदा भी हो जाए तो ये हमें मिल जाए बाद में। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें कि एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। उसके बाद आपको पूरा कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है उसकी ब्रीफिंग दी हुई है। और नेक्स्ट देखें यस और नो, क्या वो स्टेप उस बच्चे ने परफॉर्म किया, एसएससी ने परफॉर्म किया। अगर परफॉर्म किया तो यस पे क्लिक करो, अगर परफॉर्म नहीं किया तो नो पे क्लिक करो। ठीक है, अच्छा ये यस नो वाला आपने जब परफॉर्म टिक मार्क कर लेना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आपने देखना है कि उसके अगर 80% बन रहा है, मतलब 10 में से 1 पे उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, 9 पे किए कॉम्पिटेंट है। इसी तरह चलते चलते ये मोर देन 50 to 60 पे जब रिज़ल्ट जाता है, और इसमें आपने चीज़ें ज़्यादातर परफॉर्मेंस पे देखना है। बाज़ का ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के दौरान एक स्टेप मिस किया उसने, इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नो कर दो, नहीं, आप उससे रेलेवेंट क्वेश्चन करें कि क्या ये जो पिलर आपने छुरी से पिलिंग की है, क्या वो पिलर आप यूज़ नहीं कर सकते थे? वो कहेगा हाँ पिलर इधर था नहीं, अवेलेबल नहीं था। हो सकता है वाकई उसको पिलर अवेलेबल नहीं था तो उसने छुरी से अल्टरनेट उसका यूज़ किया ना, तो वो उसको आपने ओके करना है। सही है, मतलब आप उसका रीज़नेबल क्वेश्चन करके ना उसका आंसर ले सकते हो सकता है कि उसको रीज़नेबल एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। समझ आई कि नहीं आई? रीज़नेबल एडजस्टमेंट क्या है कि उसके पास अवेलेबल ही नहीं थी वो चीज़ जो कि इधर लिखी हुई है। हाँ, तो फिर उसने ज़ाहिर है एडजस्टमेंट तो करनी है। ठीक है, तो वो आपने रीज़नेबल एडजस्टमेंट को एक्सेप्ट भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पेज नंबर, ये सारी गाइडलाइन गिवन है। इससे पहले हम ट्रेनिंग में इस चीज़ को डिस्कस कर भी चुके हैं और एक दोबारा रिवीजन हो रही है। जी जी, यही ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, इधर से आपने देखते जाना है। उसने परफॉर्म किया है, यस पे क्लिक करें, नहीं किया तो एक दफ़ा क्वेश्चन ज़रूर कर लें कि क्या ये स्टेप बीच में आता है कि नहीं आता, या करना चाहिए था कि नहीं। आपका क्या ख्याल है इसमें? वो कहता है हाँ वो भूल गया मुझसे, लेकिन ये करना चाहिए था, तो आप टिक करेंगे। सही है, बाद बंदा भूल के भी उसको स्किप कर देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये नेक्स्ट में देखें, ये बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, इस पर आप वाइवा की अगर स्पेस नहीं कहीं पे बनती तो यहाँ पे आप वो वाइवा कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्वेश्चन लिख सकते हो। अच्छा जी, फाइनल है लिस्ट ऑफ, पेज नंबर 4 के ऊपर है लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मटेरियल। ये किसके लिए होती है? ये असेसी और असेसर दोनों के लिए होती है। जब असेसर जाएगा ना, वो उस लैब के अंदर या वर्किंग एरिया के अंदर जाके चेक करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो टूल है इसमें रिक्वायर्ड है, क्या वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको, जो आपको वहाँ पे कन्वीनियर के तौर पे दिया हुआ है, उससे डिमांड करो कि जी ये चीज़ें नहीं हैं, असेसी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप ये बिफोर द टाइम यहाँ पे अरेंज करो। ठीक है, समझ आई ना? अगर अरेंज कर दी जाती हैं तो फिर तो उसको मुकम्मल यूज़ करना असेसी का फिर वो ज़रूरी हो जाता है। बिल फ़र्ज वो आपको प्रोवाइड ही नहीं करते कन्वीनियर, हाँ, तो फिर उसकी रीज़नेबल एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मतलब फिर वो पीलिंग भी छुरी से ही करेगा, कटिंग भी छुरी से ही करेगा। सही है ना? मतलब अगर आपने प्रोवाइड किया फिर यूज़ नहीं करता तो बनता है ना आपका एतराज़। ठीक है, तो ये सारा मतलब कौन कौन सी चीज़ उसने देनी थी, कौन कौन सी सब्जियां देनी थी, वो भी इसमें लिखी हुई हैं। और ये असेसी भी देख लेगा और असेसर भी देख लेगा। तो अगर असेसी ने देखा, उसने कहा जी यहाँ पे तो पिलर नहीं है, तो उसका राइट है कि आप वो मंगवा के दो उसको। वो कहेगा कि सर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे चीज़ें,
ज़ाहिर है एसएससी का राइट है, उसको असेसमेंट आपने करनी है, तो वो ये चीज़ें ये जो लिस्ट के अंदर है वो उसकी डिमांड करना हक बनता है, वो चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे। सही है, तो आज के लिए तो यही था जी। ये टोटल प्रोसीजर सीबीटी की जितनी भी असेसमेंट है, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है चाहे वो सबमेटिव असेसमेंट है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हर मॉड्यूल की आपने ड्यूरिंग सेशन करनी होती है, बट इसकी सबमेटिव असेसमेंट जो है वो फाइनल एंड पे होती है, और इन्हीं मॉड्यूल्स में से कोई एक मॉड्यूल उठाया जा सकता है, ठीक है, ताकि पता किया जा सके कि इस कैंडिडेट को या इस असेसी को इसके बारे में अवेयरनेस है कि नहीं, 6 माह में इसने कितना एक सीखा, वो असेसमेंट हो रही होती है। और इसके बाद फाइनल जब आप इन चीज़ों को फिल करके ले आओगे, उसके बाद आप आ जाओगे फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आके जो सबसे टॉप पे कॉम्पिटेंट एंड नॉट येट कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है, इस बॉक्स को अब जाके आप फिल करेंगे। सही है, तो जब आप कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दोगे, हाँ, तो जब आप कॉम्पिटेंट उसको डिक्लेयर कर देंगे ना, फिर आपने उसको मुबारकबाद देनी है, हाँ, कि जी आपको मुबारक हो, हाँ, कि आप कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो गए। सही है, तो जो नॉट येट कॉम्पिटेंट हुआ उसके साथ भी मीटिंग आपने करनी है, और उसको आपने जो ओवरव्यू देना है ना, वो आपने देना है जिसको हम कहते हैं ये सैंडविच टाइप। क्या होता है सैंडविच, समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिक्स है। आपने सबसे पहले उसने जो अच्छे काम किए थे ना उसको अप्रिशिएट करना है कि मिस्टर अली साहब आपने फलां फलां स्टेप बहुत अच्छे तरीके से किया, आई अप्रिशिएट यू, हाँ, बट फलां जगह पे आके जो है ना मसला हो गया, हाँ, और बाद में फिर ऊपर कोटिंग कर दे पॉजिटिव की। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है जिस तरह अभी हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ज़िंदगी में कॉम्पिटेंट शेफ़ नहीं बन सकते। इस असेसमेंट का मकसद ये है इसके रिज़ल्ट का कि अभी आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आप मज़ीद मेहनत करें, ठीक है। अगली दफ़ा जो असेसमेंट होगी उसमें आप दोबारा आप बैठें, ठीक है, तो आप अपनी ये चीज़ें जो हैं इनको इम्प्रूव करें। इधर जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो आप अगली दफ़ा कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने डिसहार्ड नहीं होना, आपने बहुत अच्छे स्टेप्स परफॉर्म किए, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि ये जो हमें एविडेंस गाइड दी गई है उसके हिसाब से फलां स्टेप जो हैं उसमें आप नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हुए, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप कोशिश करें कि आप इनको इम्प्रूव करें। बहरहाल अभी भी आपके पास एक चांस है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी असेसमेंट में आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपके पास अपील का हक है, गवर्नमेंट आपको अपील का हक देती है। नेफ्टेक के ऑफिस में जाएं, विद इन 15 डेज़ आप हमारे डिसीजन के अगेंस्ट में अपील दायर करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है उसको प्रोसेस में लाया जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब आप राइट पे होंगे तो आप उसमें आपको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल अभी जो मेरी डिसीजन है वो ये है ओवरऑल, ठीक है। तो आज के लिए फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये था हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की असेसमेंट हमने कैसे करनी है, एविडेंस गाइड पे डिस्कशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा फिर जिन चीज़ों पे नहीं समझ आई उसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।